हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। सोशियोलॉजी एमसीक्यू सीरीज में आज हम सीयूटी पीजी सोशियोलॉजी 2023 का जो क्वेश्चन है इसका पार्ट 3 को सॉल्व करेंगे। हमने ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। आज हम बाकी के जो 25 क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करने वाले हैं और ये जो क्लास है ये कोई भी एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम हो इसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बनेगी। तो ये जो क्लास है इसको थोड़ा अच्छी तरीके से देखिएगा। आज का जो क्लास है यहाँ पर बहुत सारे एमसीक्यूज है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन में से चूज करने वाले हैं, साथ ही साथ यहाँ पर मैच द कॉलम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलेंगे। इस तरीके का जो क्वेश्चंस होते हैं ये अगर हम सॉल्व करते हैं अच्छी तरीके से, सारे पॉइंट्स को समझ के आगे बढ़ते हैं तो हमें नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो आज का क्लास मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग थोड़ा अच्छी तरीके से फॉलो करिएगा और यहाँ पर जो भी नए नए टॉपिक्स आपको दिखने वाले हैं, नए कॉन्सेप्ट या फिर बुक के नाम दिखने वाले हैं, वो सारी चीज़ें एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए हम हमारा जो सल्यूशन है क्वेश्चंस का, एमसीक्यूज का, इनको हम शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। Which of the following features characterizes class? नीचे में से कौन से वो क्लास के फीचर्स है। अब क्लास के फीचर्स हम सभी जानते हैं। क्लास जो है नॉर्मली हम तीन तरीके का क्लास देखते हैं, अपर क्लास, मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास। अब ये जो क्लासेस होते हैं हर क्लासेस का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। खास करके ये जो क्लासेस होते हैं बेसिकली इकोनॉमिकली एक ही जैसे होते हैं और इनमें हम बेसिकली बहुत सारे कॉमन फीचर, इनका लाइफस्टाइल, प्रेस्टीज, ये सारे स्टेटस, सारी चीज़ें एक जैसे देखते हैं। तो देखते हैं नीचे में से कौन से ऑप्शंस जो क्लास का फीचर्स है। पहले दिया गया है कॉमन इकोनॉमिक कंडीशन। क्लास में हम कॉमन इकोनॉमिक कंडीशन देखते हैं, उनके बीच में हमें कॉमन स्टेटस भी देखने को मिलते हैं, वहाँ पर हमें कॉमन ऑक्यूपेशनल प्रेस्टीज भी दिखाई देती है और कॉमन लाइफस्टाइल भी देखने को मिलता है। जो ऊपर के चारों ऑप्शन है ये सही है। फिर कॉमन रिलीजन, क्लास का रिलीजन के साथ कुछ लेना देना नहीं है, यहाँ पर कॉमन रिलीजन बोल के कोई चीज़ नहीं है। सेम ही जगह पर जॉब करने वाले अलग अलग इंसान अलग अलग धर्म के हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्लास में कॉमन रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ऑप्शन ई जो है ये गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर ऊपर के चारों। तो नीचे में से जो ऑप्शन है ये हम देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 जो है ABCD ओनली, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरीके का आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे तो नीचे का ऑप्शन अगर आप देख लो तो आपके लिए थोड़ा और बेहतर होगा कि आपको कितने सारे ऑप्शंस से ही यहाँ पर ढूंढने हैं या फिर कितने आपको गलत ऑप्शंस ढूंढने हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको भी आंसर करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया रिजल्ट इन फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंसेस। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था इससे हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे थे। यहाँ पर अगर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में आपको 3 करेक्ट आंसर दिया गया है, यानी कि 1 गलत आंसर दिया गया है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आंसर को ढूंढेंगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या होता है, बेसिकली फ्रूट प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। इस टाइम पीरियड पर इंडिया में बहुत सारे चेंजेस आए थे। तो क्या क्या चीज़ें थी, फीचर्स थी। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन में हमें इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन देखा जाता है। यहाँ पर फूड ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे थे, कम वक्त पे कम जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा फूड यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा रहा था। फिर यहाँ पर माइग्रेशन ऑफ लेबर भी हम देखते हैं, क्योंकि गाँव से ज़्यादातर लोग यहाँ पर अब डिफरेंट रीजियंस में जा रहे थे जहाँ पर जॉब्स नहीं थी। वहाँ से जिस जगह पर जॉब्स अवेलेबल थी, जहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर ज़्यादा डेवलप कर रहा था, वहाँ पर लोग जा रहे थे काम की तलाश में। फिर यहाँ पर हम सोशल इनइक्वलिटी भी देखते हैं। यहाँ पर सोसाइटी में जो इनइक्वलिटी है वो दिन ब दिन बढ़ रही थी। जिनके पास ग्रीन रेवोल्यूशन की सुविधाएं थी वो लोग थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर रहे थे बाकी के एरियाज के मुकाबले। और जो चौथा ऑप्शन है द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनियस एग्रीकल्चरल नॉलेज, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिजिनस एग्रीकल्चरल नॉलेज को डेवलप नहीं करता है, यानी कि जो पुराने ज़माने का जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी है इसको डेवलप नहीं करता है। यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन एक खुद का किस तरीके से साइंटिफिक तरीके से हम चीज़ों की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देता है। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है ABC। जो D है ये हमारा गलत ऑप्शन है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 ABC ओनली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर करेक्ट अबाउट मॉडर्नाइजेशन। नीचे में से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स
मॉडर्नाइजेशन का है, और एक यहाँ पर हमें गलत आंसर मिलेगा और बाकी के 3 यहाँ पर सही है, ऑप्शन में हमें इसी तरीके से दिए गए हैं। तो यहाँ पर मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें, मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर लोग नए तरीके के चीज़ों को एडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, लोगों का जो थॉट प्रोसेस है ये भी डेवलप होता है। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। रैशनल थिंकिंग, मॉडर्नाइजेशन में रैशनल थिंकिंग होता है क्योंकि लोग साइंटिफिक तरीके से, रैशनल तरीके से सोचते हैं। यहाँ पर सेकुलर आइडियाज़ को भी प्रमोट किया जाता है, सेकुलर आइडियाज़ डेवलप होते हैं, यहाँ पर लोगों का साइंटिफिक टेम्पर भी डेवलप होता है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन है फेथ इन ओल्ड ट्रेडिशन, मॉडर्नाइजेशन में हम ओल्ड ट्रेडिशन पे फेथ नहीं रखते हैं, वहाँ पर ओल्ड ट्रेडिशन में हम विश्वास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर डी जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, बाकी के 3 ऑप्शन यहाँ पर सही दिए गए हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ए बी सी ओनली। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमें दी गई है कुछ कॉन्सेप्ट्स और इसका एक्सप्लेनेशन। अब ये जो चीज़ें हैं ये थोड़ा आप लोग अच्छी तरीके से समझिएगा, इस तरीके का क्वेश्चन से आपको बाकी सारे जो इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत समझ में आती है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट दी गई है, एक्सप्लेनेशन दी गई है, कौन सा कॉन्सेप्ट कौन सी एक्सप्लेनेशन के साथ मैच करती है ये हमें ढूंढ कर निकालना है। तो ये एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला है हमारा स्लेवरी। स्लेवरी में हम बेसिकली मास्टर एंड स्लेव का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर कास्ट जो है, कास्ट में बेसिकली हम प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं, जहां पर जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो प्योर होते हैं, उनका जो व्यवहार होता है, स्वभाव होता है, ये सारी चीजें प्योर माना जाता है। और पोल्यूशन में बहुत सारे चीज़ों को गलत माना जाता है, खास करके जो निचले वर्ग के लोग हैं उनको पोल्यूटेड भी माना जाता है। तो क्लास सिस्टम में बेसिकली हमारा इकोनॉमिक स्टेट्स होते हैं, यहाँ पर अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम्स हम देखते हैं। फिर है हमारा क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी बेसिकली हम सोशलिज्म में देखते हैं। तो अब थोड़ा हम इस चीज़ को मैच कर लेते हैं। तो स्लेवरी जो है, स्लेवरी में हम मास्टर एंड स्लेव्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। फिर है हमारा कास्ट, कास्ट में हम प्योरिटी एंड पोल्यूशन का कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। सी जो है हमारा क्लास इकोनॉमिक स्टेट से मिलता है, और डी जो ऑप्शन है क्लासलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी हम देखते हैं सोशलिज्म में। ये बेसिकली कार्ल मार्क्स का एक कॉन्सेप्ट है। तो हमारा ऑप्शन 3 यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। यहाँ पर कुछ बुक्स दी गई है और कुछ ऑथर्स का नाम दी गई है, इनको हमें मैच करना है कौन से ऑथर ने कौन सा बुक लिखा है। अब यहाँ पर जो भी बुक दी गई है इनको आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिवाइज करने में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो हम देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन किस तरीके से निकल कर आएगा। अब यहाँ पर जो बुक्स है, आपको सारे बुक्स का नाम पता नहीं भी हो सकता है, तो आपके लिए सबसे आसान होगा कौन से वो बुक्स है जो इंपॉर्टेंट बुक्स जो हमने पढ़ी है उनको मैच करने की। यहां पर योगेंद्र सिंह का एक बुक है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन के ऊपर बहुत सारी चीजें लिखी है, तो उनका मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन जो बुक है ये बहुत पॉपुलर है। और एम.एन. श्रीनिवास का जो बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, ये दोनों बुक बहुत ही पॉपुलर है, ये बहुत सारे एग्जाम में आए हैं। तो अगर हम इनको मैच करके देखें तो बाकी का आंसर भी हमारा निकल सकता है। तो हम देखते हैं बी जो है योगेंद्र सिंह ने मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन लिखा है। तो यहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन यहां पर दिखाई दे रहा है, जहां पर बी का ऑप्शन 2 है। तो यहां पर मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन योगेंद्र सिंह ने लिखा है। फिर एम.एन. श्रीनिवास, सी ऑप्शन जो है वो 4 भी करेक्ट है। तो बाकी के ऑप्शन भी हम मैच कर लेते हैं। यहां पर एस.सी. दुबे ने लिखा है इंडियन सोसाइटी, और डी.एन. धनागरे ने लिखा है थीम्स एंड पर्सपेक्टिव्स इन इंडियन सोशियोलॉजी। अब यहाँ पर जो भी आपको नए नए बुक्स मिलेंगे, यहाँ पर जो भी PYQs में बुक्स पूछे गए हैं वो सारी चीज़ें आप लोग नोट डाउन करके आगे बढ़िएगा, आपको बहुत आसानी होगी बाद में रिवाइज करने में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 1। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। यहां पर कुछ लॉज एंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, और दूसरे साइड में ये कौन से ईयर में इनका एस्टैब्लिशमेंट हुआ है इसका ईयर भी दिया गया है। तो हमें इनको मैच करना होगा।
तो यहाँ पर हम ऐसा भी हो सकता है कि हम हर ऑप्शन को नहीं समझ पाए या फिर हर ऑप्शन का यार हमें याद नहीं होता है, तो हम थोड़ा बहुत हमारा नॉलेज भी लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइम पीरियड के हमें चीज़ों की लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात की गई है, तो इससे भी हम चीज़ों को गैस कर सकते हैं। जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, यहाँ पर जो भी चीज़ें दी गई है इनमें से डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट सबसे पुराना है। तो डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो है वो 1961 में हुआ था। ये बहुत पुराना एक एक्ट है, तो इसको हम पहले मैच करते हैं। सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन 2, ये यहां पर सिर्फ नंबर 4 जो है ये ऑप्शन में ही दिखाई दे रहा है, तो बाकी के चीजों को भी हम मैच करने की कोशिश करते हैं। यहां पर जैसे प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये एकदम नए तरीके का एक एक्ट है जो 2005 में जिसको पास किया गया था। तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ था 2005 में, ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहां पर हम देखते हैं ऑप्शन ए, ऑप्शन ए का आंसर है 1992 और ऑप्शन बी का जो आंसर है वो हो जाएगा 1985। तो इस तरीके से हमें चीजों को मैच करना होगा। यहाँ पर जो क्वेश्चन दी गई है, यहाँ पर आपको स्पेस नहीं दी गई है कि आप किस तरीके से मैच करोगे, लेकिन यहाँ पर आप जब आंसर में देखोगे, आंसर में एक या फिर दो ऑप्शन को अगर आप सही ढंग से चूज करते हो तो आपका आंसर निकल आता है। तो आप सारी चीजें आपको याद होगी ऐसी बात नहीं है, एक दो ऑप्शन अगर आप सही ढूंढ लेते हो तो आपका आंसर हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, जहां पर ए हो जाएगा 4, यानी कि 1992 में हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुआ था। फिर नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोथेरेपिक सब्सटेंसेस एक्ट लाया गया था 1985 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट जो हमारा सबसे पुराना था वो है 1961, और यहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो एकदम नए तरीके का एक्ट है वो 2005 में लाई गई थी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कास्ट सिस्टम आर, कास्ट सिस्टम का क्या क्या फीचर्स है इसके बारे में हमें पूछा गया है, हमें ढूंढने की बात की गई है कौन सा फीचर कास्ट का है। तो यहां पर हमें अगर ऑप्शन में देखें तो 4 ऑप्शन हमारे सही होंगे और एक हमारा गलत होगा। तो कास्ट में क्या क्या फीचर्स हम देखते हैं। कास्ट में ऑथोरिटी देखी जाती है, यानी कि किसके पास ऑथोरिटी रहेगी, पहले से ही कास्ट में डिवाइड किया जाता है। जो भी अपर कास्ट के लोग हैं उनके पास ऑथोरिटी ज्यादा होती थी। फिर सोशल एंड रिलीजियस हायरार्की यहाँ पर देखी जाती थी कि कौन रिलीजियस में प्योर है, कि किसको कौन सा काम करने दिया जाएगा, इस तरीके का हायरार्की हम कास्ट सिस्टम में देखते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस तरीके का हम यहाँ पर हायरार्किकल अरेंजमेंट कास्ट सिस्टम में दिखाई देता है। फिर यहाँ पर हेरिडिटी ऑक्यूपेशन, यानी कि जन्म से ही हमें पता चलता है कि हमें कौन सा काम करना होगा। जैसे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, वो पूजा पाठ करेगा, नाई का बेटा नाई होगा, इस तरीके का हेरिडिटरी ऑक्यूपेशन की बात भी कास्ट सिस्टम में की जाती है। यहाँ पर कास्ट सिस्टम में बहुत सारे टेबूस देखे जाते हैं, जो जहां पर हमें बहुत सारी चीजें निषिद्ध कर दी जाती है कि हम कौन सी चीजों को नहीं कर पाएंगे, ये हमें बता दिया जाता है। लेकिन जो आखिरी ऑप्शन है मोबिलिटी, सो कास्ट सिस्टम में मोबिलिटी की कोई चांसेस नहीं है, क्योंकि आप यहां पर कास्ट सिस्टम में आपको जन्म से ही सारी चीजें मिलती है, तो यहां पर आप अचीव नहीं कर पाओगे, तो मोबिलिटी के चांसेस कास्ट सिस्टम में नहीं होता है। तो ऑप्शन ई के अलावा बाकी सारे ऑप्शन सही है। तो अगर हम नीचे देखेंगे तो ऑप्शन जो 4 है, यहां पर ABCD दिया गया है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। ये हमारे एक डायरेक्ट क्वेश्चन है जहां पर पूछा गया है कि कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये बुक को किसने लिखा है। तो ये बुक के बारे में अगर आपको पता नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिएगा। कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये बुक को लिखा है आंद्रे बेते ने। अब है क्वेश्चन नंबर 59। द मीडियल वैल्यू इन ए सीरीज ऑफ नंबर्स, द पॉइंट दैट नाइदर एक्सीड्स नॉर इज एक्सीडेड बाय मोर देन 50% ऑफ द टोटल ऑब्जर्वेशन। यहां पर नीचे में से कौन सा वो ऑप्शन है जहां पर हम 50%
एकदम मीडियन पॉइंट पे वैल्यू पे चीज़ों को देखते हैं। यहाँ पर जो अगर हमारे पास कुछ सीरीज ऑफ नंबर दी जाती है तो इसका एकदम मिडिल पॉइंट कौन सा है, तो ये बेसिकली हमारा बात की जा रही है मीडियन की। मीडियन ही वो वैल्यू है जो बेसिकली सबसे मिडिल में आता है। अगर आपको कुछ सीरीज ऑफ नंबर्स दी गई तो वहाँ पर एकदम मिडिल में 50% पे ये वैल्यू हमें देखने को मिलता है, तो इसको हम मीडियन कहते हैं। तो बाकी के जो ऑप्शन है इनको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मीन जो है, मीन बेसिकली हमारा एरिथमेटिक एवरेज होता है, जहां पर हम बहुत सारे डाटा को कलेक्ट करते हैं और उनके बीच में हम इन वैल्यूज को ऐड करके टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं। फिर हमारा होता है मीडियन, जो बेसिकली हमारा मिड वैल्यू होता है, किसी भी डाटा सेट का एकदम मिड जो वैल्यू होता है इसको हम मीडियन कहते हैं। फिर होता है मूड, यहाँ पर एक डाटा सेट में जो भी चीजें फ्रीक्वेंटली ऑकर हो रही है, बार बार सेम चीज रिपीट हो रही है, उसको हम कहते हैं मूड। और स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर पूछा नहीं गया है, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट में जहां पर हम किस तरीके से का वेरिएशन या फिर डिस्पर्शन देखी जाती है एक डाटा सेट में, उसको कहा जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और एवरेज हमारा एक जनरल टर्म है जिसको हम बेसिकली मीन के साथ एसोसिएट करते हैं, लेकिन एवरेज थोड़ा अलग है। एवरेज हम सारी चीजों के साथ ही, सारे ऑप्शन जैसे मीन, मीडियन, मूड में सारी जगहों पर हम थोड़ा बहुत एवरेज देखते ही है। तो लेकिन डायरेक्टली अगर एरिथमेटिक एवरेज की बात की जाती है तो हमारा ऑप्शन हो जाता है मीन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कैपिटलिज्म इज एन इकोनॉमिक सिस्टम इन व्हिच रिसोर्सेज एंड द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन producing goods and services are privately owned. Which of the following are not necessarily a feature exclusive to capitalism? अब यहाँ पर कैपिटलिज्म का जो एक्सक्लूसिव फीचर है इसके बारे में हमें पूछा गया है। नीचे में से कौन से वो ऑप्शन है जो हमें कैपिटलिज्म में एक्सक्लूसिवली देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा गड़बड़ है, मतलब इतना ज्यादा एकदम एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन है ना उसको चूज करना पड़ता है। यहाँ पर कैपिटलिज्म में हम परस्यूट ऑफ पर्सनल प्रॉफिट देखते हैं, फिर यहाँ पर कंज्यूमर सोवरेंटी एंड फ्री कंपटीशन भी देखी जाती है। लेकिन पहले जो दो ऑप्शन है इसमें हमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। पहला जो ऑप्शन है वो है प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, दूसरा है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी हम जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं वहां पर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं, यानी कि प्रोडक्शन चीजों में जो सारे चीजें हैं वहां पर हम प्राइवेट ओनरशिप देखते हैं। लेकिन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी डायरेक्टली हम कैपिटलिज्म में इसके बारे में बात नहीं करते हैं। फॉर्डलिज्म में हम इस तरीके का चीजें बात करते हैं। लेकिन यहां पर जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो भी हमें देखना होगा, इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। यहां पर हमारा काम जो है इसका इनफॉर्मलाइजेशन हम देखते हैं। लेकिन कैपिटलिज्म बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जहां पर फॉर्मलाइज तरीके से चीजों को अरेंज किया जाता है, कौन से इंसान कौन सा काम करेगा ये सारी चीजें प्री डिसाइडेड होता है और फॉर्मल तौर तरीकों से चीजें चलती है। तो हमारा जो यहां पर गलत ऑप्शन है वो है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ये भी हमारा इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, लेकिन यहां पर हमें सिर्फ एक ऑप्शन को चूज करने के लिए बोला गया है। तो यहां पर प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी ये थोड़ा बहुत सही है, लेकिन सबसे गलत जो ऑप्शन है वो है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। तो यहां पर हमें पूछा गया है कि कौन सा वो ऑप्शन है जो कैपिटलिज्म में हमें देखने को नहीं मिलता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्क। ये हम नहीं देखते हैं कैपिटलिज्म में, लेकिन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी इतना ज्यादा नहीं दिखाई देता है। लेकिन हमें ऑप्शन के साथ समझदारी से आंसर करना होगा। मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होता है उसको हमें चूज करना पड़ेगा। अब यहां पर हमें दो लिस्ट दी गई है, एक साइड में कुछ ट्राइब्स के नाम दिए गए हैं और इन ट्राइब्स के साथ कौन सा स्टेट एसोसिएटेड है, कौन सा स्टेट में हमें इन ट्राइब्स देखने को मिलते हैं, ये हमें मैच करना होगा। तो यहां पर जब हम ट्राइब्स की बात करते हैं, हम पढ़ते हैं, एक लिस्ट पढ़ते हैं जहां पर अलग अलग ट्राइब्स की नाम देखते हैं, वो कौन सी जगह से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ ट्राइब्स एंड उनके डॉर्मेटरीज की भी नाम हम देखते हैं। तो वो जो चार्ट है वो आपको बहुत ज्यादा मदद करता है इस तरीके का चीजों को समझने में। तो हम मैच करने की कोशिश करते हैं कौन सा ट्राइब कौन सी जगह से है। कोंडोस जो होते हैं वो बेसिकली हमें उड़ीसा में देखने को मिलते हैं। फिर कोटास हमें देखने को मिलते हैं तमिलनाडु में।
भूटियास है बेसिकली उत्तर प्रदेश से, और भूमिज जो है वो होते हैं वेस्ट बंगाल से। तो इस तरीके से हम ये चारों ट्राइब्स और उनके स्टेट्स को हमने मैच कर लिया। अब देखते हैं करेक्ट ऑप्शन में कौन सा चीज सही है। कोंदो जो है वो बेसिकली हमें देखने को मिलते हैं उड़ीसा, यानी कि ऑप्शन 4। फिर हमें कोटास जो है वो तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हमारा 3 है ये सही हो जाएगा। यहां पर आप देख सकते हो सारे ऑप्शन को सही ढंग से मैच किया गया है। कोटास हमारा तमिलनाडु है, सॉरी। यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 2 ए, यानी कि कोंदस है उड़ीसा से। फिर हमारा कोटास है, कोटा जो है वो तमिलनाडु से, और जो भूटियास है वो हमारे उत्तर प्रदेश से, और जो हमारा भूमिज है भूमिज हो जाते हैं वेस्ट बंगाल से। तो हमारा ऑप्शन जो 2 है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी आप एग्जाम में मैच करोगे ना, थोड़ा ध्यान से, थोड़ा फोकस से इसको मैच करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भी अगर आपका फोकस गड़बड़ाया ये सारे ऑप्शन वाले क्वेश्चन में, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको सारी चीजें आएगी लेकिन फिर भी आप थोड़ा बहुत गलत हो सकती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। Next question, question number 62. A powerful negative social label that radically change a person's self-concept and self-identity is called. एक ऐसा पावरफुल नेगेटिव सोशल लेवल जिसके जरिए लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ये बदल सकता है, लोगों का जो सेल्फ आइडेंटिटी है ये भी चेंज हो सकता है, वो उस लेवल को हम क्या कहते हैं। अब यहां पर 4 ऑप्शन दी गई है, स्टिग्मा, लेबलिंग, डेवियंस एंड स्टीरियोटाइप। अब यहां पर हमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो सकती है, लेकिन हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा बेसिकली एक ऐसा पावरफुल लेवल है जहां पर इस लेवल के वजह से लोगों का सोशल आइडेंटिटी चेंज हो सकता है, उनके खुद का रिगार्डिंग उनका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो भी बदल सकता है, क्योंकि लोग उनको स्टिग्माटाइज कर रहे हैं, उनको अलग अलग तरीके से यहां पर लेबल कर रहे हैं। लेकिन यहां पर लेबलिंग का जो ऑप्शन है इनसे आप लोग बहुत बार गड़बड़ कर सकते हो, लेकिन लेबलिंग ऑप्शन इस वजह से नहीं होगा क्योंकि लेबलिंग एक थ्योरी है। लेबलिंग थ्योरी में हमें दिखाया गया है कि बताया गया है कि हावर्ड बेकर के द्वारा कि लेबलिंग के वजह से किस तरीके से लोगों में चीजें बदलती है, वो एक अलग थ्योरी है। लेकिन यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट की बात की गई है, एक पावरफुल नेगेटिव लेबल की बात की है, तो हमारा स्टिग्मा हो जाता है ये लेबल। तो हम ऑप्शंस को थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की भी कोशिश करते हैं। स्टिग्मा बेसिकली हमारा एक ऐसा नेगेटिव लेबल होता है जिसके द्वारा हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट और सेल्फ आइडेंटिटी यहां पर जुड़ा हुआ होता है। ये जो स्टिग्मा कॉन्सेप्ट है इसको एर्विंग गॉफमैन ने बहुत ज्यादा यूज किया था, उन्होंने इसके बारे में डिफिनेशन भी दी थी। और लेबलिंग थ्योरी जो है ये बेसिकली हावर्ड बेकर का है, उन्होंने किस तरीके से लोगों को लेबल करने के वजह से उनका बिहेवियर में बदलाव आता है इसके बारे में बात की है। लेकिन यहां पर सिर्फ नेगेटिव लेवल के बारे में लेबलिंग थ्योरी में बात नहीं की गई है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरीके का ही लेबल हो सकता है। फिर है हमारा डेवियंस। डेवियंस बेसिकली अगर हम किसी भी सोशल नॉर्म्स को वायोलेट करते हैं इसको कहा जाता है डेवियंस। लेकिन हर डेवियंस स्टिग्मा में कन्वर्ट नहीं होता है। लोग जब स्टिग्माटाइज करते हैं बहुत ज्यादा तब वो स्टिग्मा बनता है, लेकिन सारे डेवियंस यहां पर स्टिग्मा नहीं बनते हैं। और स्टीरियोटाइप बेसिकली किसी एक ग्रुप के बारे में ओवर सिंप्लीफाइड एंड जनरलाइज बिलीफ पैटर्न होता है कि हम पहले से ही सोच रखते हैं कि उस ग्रुप का बंदा इस तरीके से एक्ट करेगा। तो यह सारे ऑप्शंस में से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन था वो था स्टिग्मा। Next question, question number 63. A society dependent on communication and information technologies for administration and control processes and which result in the close monitoring of everyday life. नीचे में से कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? यहां पर हमारा सोसाइटी एक ऐसे सोसाइटी की बात की गई है जहां पर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज बहुत ज्यादा हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट रहते हैं और हमें कंट्रोल किया जाता है। हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर हमारा लाइफ हो, यहाँ पर हमारे एवरीडे लाइफ को मॉनिटर किया जाता है, देखा जाता है। तो इस तरीके का सोसाइटी को क्या कहा जाता है? इस तरीके का सोसाइटी को कहा जाता है सर्वेलेंस सोसाइटी। सर्वेलेंस सोसाइटी के बारे में बात करते हैं एंथोनी गिडेंस। यहाँ पर सर्वेलेंस सोसाइटी बहुत एक इंपॉर्टेंट
कॉन्सेप्ट है जहां पर हमें किस तरीके से सर्वे किया जाता है, देख रेख किया जाता है, ये सारी चीजों के बारे में बात की जाती है। जैसे हमारा जेल मॉडल होता है, जेल में हर इंसान को देखा जाता है, यहाँ पर सीसीटीवी कैमरास की भी बात की जाती है जहां पर लोगों को देख रेख करके इनको मॉनिटर किया जाता है एवरीडे लाइफ में। तो ये सर्वेलेंस सोसाइटी के बारे में बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। फंक्शनलिस्ट एनालिसिस आइडेंटिफाइज फॉलोइंग ऑफ द मेजर फंक्शंस ऑफ फैमिली। अब यहाँ पर हमारा फैमिली का मेजर फंक्शंस कौन से है? यहाँ पर अगर हम नीचे के ऑप्शन की तरफ देखेंगे तो हमारा 4 ऑप्शन सही होगा, यानी कि एक आंसर यहाँ पर हमें गलत निकालना है। तो हम एक एक करके देखते हैं कि फैमिली का यहाँ पर नीचे में से कौन से वो फंक्शंस है, मेजर फंक्शंस है। सोशलाइजिंग द यंग वंस, जो भी नए जन्म लेते हैं, जो भी यंग पीपल होते हैं, उनको सोशलाइज करना फैमिली का काम होता है। यहाँ पर सेक्सुअल एक्टिविटीज को रेगुलेट करना, किस तरीके से हम सेक्सुअली लोगों के साथ एक्टिविटीज करेंगे या फिर अट्रैक्टेड होंगे, ये सारी चीजें हमें फैमिली सिखाता है। कौन सा चीज सही है गलत है, सारी चीजें हम फैमिली से ही सीखते हैं। ट्रांसमिटिंग सोशल प्लेसमेंट, कौन से सोशल पोजीशन हमारे लिए सही है, ये सारी चीजों को देखरेख करता है फैमिली। यहाँ पर फैमिली हमें मटेरियल एंड इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। जब भी हमारे साथ कोई गलत होता है या फिर किसी भी चीज की जरूरत होती है तो हमें फैमिली ही सपोर्ट करती है। जो लास्ट का ऑप्शन है वो है स्ट्रेंथनिंग डिविजन बेस्ड ऑन क्लास, एथनिसिटी, रेस एंड जेंडर। ये जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये डिसफंक्शन की बात की जा रही है, यानी कि ये गलत कौन सी चीजें है फैमिली करता है इसके बारे में बात की जा रही है कि हमें डिवीजन कर देता है क्लास, एथनिसिटी, रेस एंड जेंडर के बेसिस पे। लेकिन ये जो ऑप्शन है ये हमारा कोई फंक्शन नहीं है फैमिली का। तो हमारा ऊपर का 4 ऑप्शन सही है, ए बी सी डी। तो यहां पर नीचे अगर हम देखेंगे ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट दी गई है और कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग जो डेफिनेशन है वो भी दी गई है। अब हमें मैच करना है कौन सा डेफिनेशन कौन से कॉन्सेप्ट का है। अब यहाँ पर जो डेफिनेशन दी गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर आपको सारे डेफिनेशन एक जगह पर मिल रहे हैं, आप इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम मैच करने की कोशिश करते हैं। पहला जो डेफिनेशन है, ए पॉलिटिकल सिस्टम इन व्हिच पावर इज एक्सरसाइज्ड बाय द पीपल एज ए होल। यहाँ पर सारे लोग अपना पावर एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम को हम क्या कहते हैं? ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम को हम कहते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही हर इंसान के पास पावर होता है, हर इंसान अपना पावर को एक्सरसाइज करता है, वोट करता है। फिर है ए पॉलिटिकल सिस्टम इन व्हिच ए सिंगल फैमिली रूल्स ओवर जनरेशन। एक सिंगल फैमिली अगर बहुत सालों तक रूल करे उसको हम कहते हैं मोनार्की। यहाँ पर हम किंग का जो रूल होता है वो बेसिकली उसको ही मोनार्की कहा जाता है। फिर है ए पॉलिटिकल सिस्टम व्हिच रेस्ट्रिक्ट्स पार्टिसिपेशन। एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर हम लोग पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसको कहा जाता है ऑथोरिटेरियनिज्म, जहां पर हर किसी को पार्टिसिपेट करने का हक नहीं होता है। फिर एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम की बात की गई है, ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट एक्सटेंसिवली रेगुलेट्स पीपल्स लाइफ, यानी कि लोगों का जो जीवन है, पूरी के पूरी जीवन को, लाइफ को यहाँ पर गाइड किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट को कहा जाता है टोटलिटेरियनिज्म, जहां पर आपके टोटल लाइफ को कंट्रोल कर लिया जाता है। आप क्या खाओगे, क्या पियोगे, आप किस तरीके से एक्ट करोगे, सारे चीजों को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो ये जो डेफिनेशन है इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम मैच करने की कोशिश करते हैं। टोटलिटेरियनिज्म है नंबर 4, ए पॉलिटिकल सिस्टम दैट एक्सटेंसिवली रेगुलेट पीपल्स लाइफ। तो हम इस ऑप्शन को मैच करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा ऑप्शन 3 में ही सिर्फ ये ऑप्शन दी गई है, बाकी का भी हम देख लेते हैं। बी हो जाएगा ऑप्शन 3, फिर है सी हो जाता है ऑप्शन 2 और डी हो जाता है डेमोक्रेसी हो जाता है नंबर 1। तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो 3 है ये करेक्ट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। Which of the following are key features of the industrial revolution? नीचे में से कौन सा ऑप्शन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का फीचर्स है? अब अगर हम नीचे देखेंगे तो हमारा 4 ऑप्शन सही होगा और एक ऑप्शन यहाँ पर गलत होगा। तो हम चेक करते हैं। पहला जो ऑप्शन है, इट हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ द अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉर्डलिज्म, यानी कि फॉर्डलिज्म के वजह से
अनसस्टेनेबल फॉडलिज्म होने के वजह से ही सिर्फ हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया है, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं थी। हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इस वजह से आया था क्योंकि हमारा इंडस्ट्रीज जो हमारा साइंटिफिक कुछ चीजें यहाँ पर डेवलप हो रही थी, स्टीम इंजन का चालू हो रहा था, यहाँ पर बहुत सारे मशीन्स का इनोवेशन हो रही थी, इसके वजह से हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन धीरे धीरे आया था, ना कि फॉडलिज्म के अनसस्टेनेबिलिटी के वजह से। तो ये पहला ऑप्शन ही हमारा गलत है, तो बाकी के जो ऑप्शन है ये सही होने के चांसेस है। तो हमारा ए ऑप्शन जिस जगह पर नहीं है वो आंसर हम चूज करेंगे, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 1। तो बाकी के हम भी ऑप्शन भी हम मैच कर लेते हैं। द सेंट्रलाइजेशन ऑफ वर्क इन फैक्ट्रीज, ये हमारा सही ऑप्शन है। यहाँ पर फैक्ट्रीज में लोग ज्यादातर काम करते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, फिर हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड मास प्रोडक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर हमें डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है, हर इंसान अपना एक स्पेशलाइज्ड स्किल यूज करके एक जैसा काम करता है, फिर यहाँ पर वेग लेबर को प्रमोट किया जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। हु कॉइन्ड द टर्म इकोलॉजी। इकोलॉजी जो टर्म है इसको किसने कॉइन किया है? अगर आपको पता नहीं है तो ये जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। इकोलॉजी जो टर्म है इसको कॉइन किया था अर्नेस्ट हैकेल ने, लेकिन रॉबर्ट इजरा पार्क जो है इन्होंने कॉइन किया था ह्यूमन इकोलॉजी टर्म। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, सिर्फ इकोलॉजी अगर टर्म है तो इसको अर्नेस्ट हैकेल ने कॉइन किया था और ह्यूमन इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था रॉबर्ट इजरा पार्क ने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू बी द प्रोपोनेंट ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में कौन बात करते हैं? अब इनमें से जो ऑप्शन है सही ऑप्शन हो जाता है हमारा जुर्गन हेबरमास। हेबरमास में ने ही पहली बार कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में बात की थी। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन है ये आपको पहले से ही पता होना होता है कि कौन से कॉन्सेप्ट को कौन से थिंकर ने दिया है, कौन से कॉन्सेप्ट के बारे में कौन से ऑथर या फिर थिंकर बात करता है, ये सारी चीजें आपको पहले से ही पता होना चाहिए। आप जितना ज्यादा पीवाईक्यूज एमसीक्यूज सॉल्व करोगे आपका नॉलेज जितना ज्यादा डीप होता जाएगा, और ये जो कॉन्सेप्ट है ये सारी चीजें आप लोग नोट डाउन अगर करते जाओगे तो आपको बहुत ज्यादा बाद में मदद मिलेगी। तो हम देख लेते हैं ये हेबरमास का कम्युनिकेटिव एक्शन का क्या थ्योरी है। जुर्गन हेबरमास ने कम्युनिकेटिव एक्शन के बारे में पहली बार बात की थी। उन्होंने एक बुक लिखा था द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन। यहां पर उन्होंने दिखाया है कि जो हमारा एक्शन है वो कम्युनिकेशन के द्वारा गाइडेड होती है, ना कि कोएर्शन और मैनिपुलेशन के द्वारा। वो उन्होंने रेशनल कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था कि हम लोगों के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं, हम कौन से इंसान के साथ बातचीत कर रहे हैं, ये गाइड करता है कि हमारा एक्शन किस तरीके से होगा। जैसे आप अगर मेरे से आपके किसी एक टीचर से बात करोगे तो आप एक अलग तरीके से बात करोगे, आप अगर दोस्त के साथ बात करोगे तो डिफरेंट होगा, और अगर आप प्राइम मिनिस्टर या फिर चीफ मिनिस्टर के साथ बात करोगे तो आपका एक्शन दूसरे तरीके से गाइडेड होगा। तो हमारा एक्शन इस तरीके से गाइडेड होता है कि हमारा कम्युनिकेशन किस तरीके से हो रहा है, किससे हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को दिया था जुर्गन हेबरमास ने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। According to Charles Tilly, which of the following are features of a social movement? चार्ल्स टिली के हिसाब से नीचे में से कौन सा फीचर सोशल मूवमेंट का नहीं है? कौन सा फीचर सोशल मूवमेंट का है? तो यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा अगर पता भी नहीं है चार्ल्स टिली के बारे में कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ सोशल मूवमेंट का फीचर्स यहाँ से ढूंढो, कौन सा फीचर सोशल मूवमेंट का नहीं है। अगर इसको आप आउटलाइन कर पाओगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं कौन सा हमारा सही ऑप्शन है। नीचे में से 3 ऑप्शन हमारे सही होंगे, ऑप्शन में इस तरीके का चीजें हमें बताई गई है। तो पहला जो ऑप्शन है दे डेवलप, यानी कि सोशल मूवमेंट डेवलप पब्लिक कैंपेन गेटिंग ऑर्गेनाइज टू मेक कलेक्टिव क्लेम्स ऑन टारगेटेड ऑडियंस। किसी भी एक पार्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट किया जाता है, वो लोग कैंपेन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करते हैं, तो ये सही एक ऑप्शन है। फिर जो दूसरा ऑप्शन है दे थ्रेटन टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट। कोई भी सोशल मूवमेंट गवर्नमेंट को गिराने की बात नहीं करता है। सोशल मूवमेंट का एक अलग पर्पस होता है, वो खुद से उनका एक गोल होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट को गिराने का बात सोशल मूवमेंट में नहीं होती है। यहाँ पर गवर्नमेंट को अगर गिराने की बात आएगी तो यहाँ पर हम पॉलिटिकल सिस्टम में हम इस चीज को देखते हैं, लेकिन सोशल मूवमेंट में डायरेक्टली गवर्नमेंट को गिराने की कोई बात नहीं होती है।
यहाँ पर सोशल इश्यूज को सॉल्व करने की कोशिश की जाती है सोशल मूवमेंट के द्वारा। फिर बाकी के ऑप्शन देखते हैं। दे कॉम्बाइन होल repertories of political actions ranging from public meeting, processions and rallies through to demonstration, petitions एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल पर्पस एसोसिएशन। यहाँ पर सोशल मूवमेंट में स्पेशल पर्पस एसोसिएशन क्रिएट किए जाते हैं, वो लोग रिलीज करते हैं, लोगों के साथ मीटिंग गैदर करते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारी चीजें हमें सोशल मूवमेंट में देखने को मिलती है। फिर जो ऑप्शन है, दे डिस्प्ले द प्रेजेंट देमसेल्व्स टू द पब्लिक एज गुड कॉजेज एंड वर्दी पीपल। वो लोग अपने आप को जो एक अच्छा पीपल है, इस तरीके का चीजें पब्लिक में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये भी एक करेक्ट आंसर है। तो हमारा ऑप्शन भी गलत है, बाकी के तीनों ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, ए सी डी ओनली। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। सम ऑफ द की फीचर्स अफेक्टिंग द रिलीजन इन कॉन्टेम्पोररी टाइम्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर। नीचे में से कौन से वो फीचर्स है जो आजकल के हमें रिलीजन में देखने को मिलते हैं। तो यहां पर हम अगर ऑप्शन में देखेंगे तो 4 ऑप्शन सही है और एक ऑप्शन यहां पर हमें गलत देखने को मिल सकता है। तो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सही है। ए लिमिटेड partial secularization is continuing the 20th century trend towards a secular age। आजकल के जो कॉन्टेम्पोररी टाइम पीरियड है, यहाँ पर जो रिलीजन है, इसमें हम सेकुलराइजेशन का प्रोसेस देखते हैं। ज्यादातर जगहों पर सेकुलराइजेशन चल रहा है। There is a declining interest in the mainstream traditional world religious and attempt to revive and attract wider group of followers। ये जो ऑप्शन है ये थोड़ा गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो ट्रेडिशनल वर्ल्ड रिलीजियंस है इसमें डिक्लाइन हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। आजकल के वक्त पर भी हमारा कॉन्टेम्पररी सोसाइटीज में भी हम रिलीजियन का इन्फ्लुएंस देखते हैं। जो भी ट्रेडिशनल रिलीजियंस है, बड़े बड़े रिलीजियंस है, वो आज भी डोमिनेट करते हैं। तो ऑप्शन भी हमारा गलत है। बाकी का ऑप्शन भी हम चेक कर लेते हैं। द ग्रोथ ऑफ फंडामेंटलिज्म एलोंगसाइड द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन व्हिच रिजल्ट इन मोर एंड मोर रिलीजियस लिंक्ड कॉन्फ्लिक्ट, कल्चर वार एंड इवन जिनोसाइड। आज के वक्त पर भी हम ये सारे चीजें देखते हैं। फंडामेंटलिज्म बहुत बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एक ऐसा रिलीजियन जहां पर बुक्स में जिस तरीके से लिखा हुआ है उसको ही फॉलो करने की कोशिश की जा रही है। इसके वजह से जो सिविलाइजेशन है, सिविलाइजेशन का के साथ क्लैश हो रहा है। बहुत सारे रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हमें सोसाइटीज में देखने को मिलता है। कल्चर वार, इस तरीके का चीजें देखी जाती है। यहां पर जिनोसाइड भी आज के वक्त पर भी हमें देखने को मिलता है। फिर जो ऑप्शन है, द डेवलपमेंट ऑफ ए वाइड रेंज ऑफ न्यू रिलीजियस मूवमेंट, ये भी हमें देखने को मिलता है। फिर आखिरी ऑप्शन, द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंस्टीट्यूशनल फॉर्म ऑफ रिलीजियन सच एज साइबर टेम्पल एंड मेगा चर्चेस। तो यहाँ पर नए तरीके का इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा आजकल के वक्त पर टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा डेवलप हो रही है। तो हमारा ACDE जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। लेकिन आपको बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि ऑप्शन सी जो है ये गलत है, लेकिन ऑप्शन सी गलत नहीं है। इसमें आप लोगों का कंफ्यूजन सबसे ज्यादा हो सकता है। तो ये गलत नहीं है। इससे भी ज्यादा जो गलत बातें बताई गई है वो है मेन स्ट्रीम ट्रेडिशनल वर्ल्ड रिलीजियन में डिक्लाइन देखी जा रही है। ये हमारे लिए गलत ऑप्शन है। तो हम नीचे में से ऑप्शन चूज करते हैं। हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4, ACDE ओनली। तो इस तरीके से आप लोगों को चेक करना होगा कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा सही है और कौन सा ऑप्शन थोड़ा कम सही है। तो इस तरीके से अकॉर्डिंगली आपको यहां पर आंसर्स करने होते हैं। सारे ऑप्शंस एकदम 100% करेक्ट होंगे ऐसे भी बात नहीं है। तो इसमें हमें चूज करना पड़ता है मोस्ट एक्यूरेट आंसर को लेकर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। यहां पर कुछ सोशियोलॉजिस्ट का नाम दिया गया है और उनके रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही आसान सवाल है और यहां पर अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है तो इसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें से हर साल एक ना एक कॉन्सेप्ट रिपीट होता ही रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन है। ये यहां पर पेरी बोर्दुई ने कल्चरल कैपिटल के बारे में बात की थी। मिशेल फोको उल्रिक बेक जो है वो रिस्क सोसाइटी के बारे में बात करते हैं। फिर मिशेल फोको जो है वो सर्वेलेंस के बारे में बात करते हैं और एंथनी गिडेंस टाइम स्पेस सेपरेशन के बारे में बात करते हैं। अब एक एक करके हम मैच कर लेते हैं। पहला जो हमारा ऑप्शन है
पेरी बोर्दुई कल्चरल कैपिटल के बारे में बात करता है, यानी कि ऑप्शन 4 ए हो जाएगा, ऑप्शन 4। तो एक ही अगर आप मैच कर पाओ तो आपका बाकी का आंसर भी हो जाएगा, लेकिन आपको सारे चीजों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में यही सारे ऑप्शंस आएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। आपको अलग अलग ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं, अलग अलग थिंकर का नाम दिए जा सकते हैं। तो ए जो है, पेरी बोर्दुई ने कल्चरल कैपिटल के बारे में बात की है, मिशेल फोको ने बात किया है सर्वेलियंस के बारे में, फिर एंथनी गिडेंस ने बात की है टाइम स्पेस कॉम्प्रेशन या फिर टाइम स्पेस सेपरेशन के बारे में, और उल्रिक बेक ने रिस्क सोसाइटी के बारे में बात की है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। द फिलोसॉफिकल थ्योरी ऑफ नॉलेज ऑफ हाउ वी नो व्हाट वी नो इज नोन एज। यहां पर थ्योरी ऑफ नॉलेज को हम क्या कहते हैं? यहां पर एपिस्टेमोलॉजी को हम थ्योरी ऑफ नॉलेज कहते हैं। एपिस्टेमोलॉजी को ही डायरेक्टली स्टडी ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 एपिस्टेमोलॉजी। बाकी के ऑप्शन को भी हम थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं ताकि नेक्स्ट एग्जाम में हमें मदद मिल सके। एपिस्टेमोलॉजी एक ऐसा ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी है जहां पर नॉलेज को लेकर बातचीत की जाती है। नॉलेज का नेचर क्या है, उसका स्कोप, उसके सोर्सेस, लिमिट्स, ये सारे चीजों के बारे में एपिस्टेमोलॉजी में स्टडी किया जाता है। फिर है ओंटोलॉजी। ओंटोलॉजी हमारा एग्जिस्टेंस को लेकर स्टडी करता है। यहाँ पर हमारा रियलिटी किस तरीके से फॉर्म होता है, हमारा चीजें, थिंग्स किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, ये सारे चीजों को लेकर यहाँ पर ओंटोलॉजी में हमारा एग्जिस्टेंस को लेकर स्टडी किया जाता है। फिर है फेनोमेनोलॉजी, जहाँ पर फेनोमेना, कोई भी घटना हो, लोगों का एक्सपीरियंस हो, कॉन्शियसनेस हो, ये सारे चीजों को लेकर डील किया जाता है। यहाँ पर स्टडी किया जाता है ह्यूमन एक्सपीरियंस और उनके कॉन्शियसनेस को लेकर। फिर मेटाफिजिक्स एक ब्रॉड फील्ड है जहां पर हमारा बहुत सारे रियलिटी, फंडामेंटल रियलिटी को लेकर बात की जाती है। हमारा एग्जिस्टेंस, कैजुअलिटी, नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, बहुत सारी चीजें मेटाफिजिक्स का पार्ट बन जाती है। एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू बी एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ क्राउड्स। स्टडी ऑफ क्राउड के साथ किसको हम एसोसिएट करते हैं? तो यहां पर हमें पहले से पता होना चाहिए। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है गुस्टाव ले बोन। गुस्टाव ले बोन ने स्टडी ऑफ क्राउड्स के बारे में पढ़ा है, बताया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। हु कैन बी एसोसिएटेड विद द स्टेटमेंट। नीचे जो स्टेटमेंट दी है इसको किसने दिया है? अब अगर आपको इस तरीके का स्टेटमेंट पहले से नहीं पता है तो आपको इसका आंसर पता नहीं होगा। तो हम देखते हैं ये स्टेटमेंट क्या है और इसको किसने दिया है। पावर इज नॉट inherently in particular institutions or situations or individuals, rather it is our perception of the matrix of forces in operation that we recognize as power। यहाँ पर पावर के बारे में बात की जा रही है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि पावर सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन या फिर सिचुएशन में नहीं या फिर इंडिविजुअल में नहीं होता है, ये एक मैट्रिक्स में होता है। हमारा जो फोर्सेस है वो किस तरीके से ऑपरेशन कर रही है, काम कर रही है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है और उसी के अकॉर्डिंग पावर भी शेप्ड होती है। अब नीचे में से जो थिंकर्स है, लगभग हर थिंकर ने पावर के बारे में बात की है, लेकिन ये जो डेफिनेशन है पावर का, ये दिया था मिशेल फोको ने। तो ये आपको अगर एक्यूरेटली नहीं मालूम है तो आप इस तरीके का क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर नेगेटिव मार्किंग रही इस तरीके का क्वेश्चंस में, जैसे सीयूईटी पीजी सोशियोलॉजी में नेगेटिव मार्किंग रहती है, तो यहां पर आप इस तरीके का क्वेश्चन को अगर आप 100% श्योर नहीं हो तो इसको अवॉइड करने की ही कोशिश कीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75। ये एक थोड़ा अलग किस्म का एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। द बेबी lamp known as Dolly was born in UK on 5th July 1996. Her claim to fame was that she was cloned. Once the issue of animal cloning has been proved possible, it is but a few steps to the issue of human cloning. Although at present most government oppose such development, there have already been maverick scientists who claim to have cloned people. Dolly died in 2003, but the issue she raised continue. They are। अब यहाँ पर जो इतना लंबा चौड़ा एक पैसेज दिया गया है, यहाँ पर हमें एक लैम्ब यानी कि शिप के बारे में बात की जा रही है।
जिसको पहली बार क्लोन किया गया था, जिसका नाम था डॉली। अब यहाँ पर क्लोन पहली बार बनाया गया था और इसके बाद से लोग क्लोनिंग की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि हम क्लोनिंग कर सकते हैं, हमने क्लोनिंग किया है, इंसानों की क्लोनिंग भी हम कर सकते हैं। तो ये क्लोनिंग को लेकर बहुत सारी चीजें आगे आ रही है। तो ये क्लोनिंग के वजह से बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुई है। तो इसमें से कौन से वो ऑप्शंस है जो हम उसमें देख सकते हैं, कौन से वो क्वेश्चन है जो रेज की गई है इस क्लोनिंग के रिगार्डिंग, यानी कि क्लोनिंग के वजह से क्या क्या क्वेश्चंस या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स रेज हो सकती है, इसके बारे में हमें पूछा गया है। अब अगर ऑप्शन में देखोगे तो आपको 2 या फिर 3 आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा पता होना होगा, आपको अच्छी तरीके से देखना है। तो यहां पर हमारा पहला जो क्वेश्चन रेज होने की बात वो लोग कर रहे हैं वो है एनवायरमेंटल। अब यहां पर क्लोनिंग के साथ एनवायरनमेंट का कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट में इस तरीके का क्लोनिंग के वजह से एनवायरनमेंट में कोई किसी तरीके का फर्क नहीं पड़ेगा। तो एनवायरनमेंट जो ऑप्शन है पहले ही गलत हो जाएगा। अब बाकी का ऑप्शन भी हमें देखने होंगे। यहां पर एथिकल क्वेश्चंस बहुत सारे रेज होंगे, क्योंकि सेम इंसान को अगर क्लोन किया गया, वो क्लोन किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो भी मैटर करेगा। यहां पर लोगों का जो लाइफ है वो भी रिस्क हो सकती है। बहुत सारे यहाँ पर जो साइंटिफिक चीजें हैं उसमें हमें गड़बड़ देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ पर रिलीजियस बहुत सारे प्रॉब्लम्स रेज हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिलीजियन में एक ही इंसान अगर 2 अलग अलग इंसान बन जाते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकती है। साथ ही साथ पॉलिटिक्स में भी इसका इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है। तो ऑप्शन जो BCD है ये तीनों ही सही है, सिर्फ ऑप्शन A गलत है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 BCD ओनली। तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा आपको समझकर ही आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा अलग तरीके का एनालिटिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। सेम क्वेश्चन आपको बार बार नहीं भी मिल सकते हैं। लेकिन यहां पर आप थोड़ा एक पॉइंट याद रख लीजिएगा कि जो क्लोन किया गया है, पहली बार कौन से लाम्प को क्लोन किया गया था, उसका नाम क्या था, वो उसका नाम था डॉली। तो ये क्वेश्चन भी रिपीट होने के चांसेस है। तो आज का जो सेशन है यहाँ पर हमने बहुत सारे MCQs को सॉल्व किया है। जो भी कॉन्सेप्ट आपने नए देखे हैं या फिर आपको जो भी ऑथर्स एंड बुक्स का नाम नए मिले हैं, ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। मैं बार बार नोट्स के बारे में आप लोगों को बात कर रहा हूं, बाद में आप जब एग्जाम दोगे उससे पहले रिवाइज करने में ये सारी चीजें आपको मदद करेगी। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट ही मुझे मोटिवेट करते हैं नेक्स्ट क्लासेस करने में। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगली सेशन में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।